हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीप मौर्य और आइए NCTS जो आपका टॉपिक है आइसोमेरिज्म, उस पेपर का डिस्कशन देख लेते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये कहा गया है बेटा कि पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर्स। तो आइए देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 1 इन, ठीक है, 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट 1 और 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक है पेंट 1 इन और अगला है पेंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए या फिर उनके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर। तो यहां देखो, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां पर दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो कहा गया है पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर। तो बिल्कुल सही है। अगर मैं रीजन की बात करूं तो यहां कहा गया है पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और अ सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही है बेटा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोजीशन आइसोमर में हम पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस हो, तो कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और पूरी फिनोमिना क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर देखो बेटा, हमारे पास एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक है। पहले बताइए यहां पर इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। यहां एक साइक्लिक है तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, DU विल बी सेम। तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, एक चैन है और एक रिंग है, तो ऐसे आइसोमर को आप बोलोगे रिंग चैन आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो यहां देखो बेटा COOCO, इसमें भी COOCO ये दिया है। फिर इस कार्बन से लगा हुआ है CH3 और यहां देखो कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH3। फिर आगे देखिए कार्बन से लगा हुआ है बेंजीन रिंग और कार्बन से लगा हुआ है PH। PH का मतलब भी क्या बेटा, यही बेंजीन रिंग है। तो जरा बताइए क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 4। यहां देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, OH से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1, 2 और 3। बेटा यहां पर देखो क्या 1 पर OH लगा है, यहां से नंबरिंग अगर इसकी करोगे 1, 2 और 3, क्या 2 पर OH लगा हुआ है। तो भाई दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस है। यहां देखो पहले पोजीशन पर OH लगा है, यहां पर दूसरे पोजीशन पर OH लगा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन इज फॉर्म्ड फ्रॉम C6H14। देखो बेटा जैसे हम लोग लिखते हैं C4H10, तो भाई ये ब्यूटेन है, तो लिखते हो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। एक बना दिया आपने नॉर्मल ब्यूटेन। फिर भैया अगला आपने बना दिया सेकंड वाले पोजीशन पर CH3 लगा दिया, तो एक बना देते हो आइसोब्यूटेन, ठीक है। ऐसे बेटा जब 5 होगा तो उसमें पेंटेन होगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो देखो ब्यूटेन में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, तो C4H10 में एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, 2 हो गया। इसमें एक ट्रिक बताई थी, C5H12 हो सकता है, C6H14 हो सकता है
और C7H16 हो सकता है। देखो करते हैं। अगर बेटा मुझे C5H12 निकालना है तो आप जानते हो पेंटेन में टोटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर पेंटेन में यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 एक तरीका है बेटा यहाँ पर आइसोमर निकालने का। यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है उसे लिख लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ, -1 कराओ, तो देखो 2 2 जा 4 -1 क्या 3 आ जाएगा। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर 3। अब इसका अगर निकालना हो तो यहाँ पर जितना आया है 3 रखो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, -1 कर दो, 3 2 जा 6 -1 5। अब बेटा इसका अगर निकालना है तो जितना ये आया वो रखो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, -1 करा दो, तो कितना आ गया 9। तो बताओ भैया C6H14 पूछा है, तो C6H14 में कितने आइसोमर हो जाएंगे बेटा 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2, क्या 1 पर 2 H लगे हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, ये भी कार्बन 1 और 2। ये देखो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस है, 2 वहां पर जो OH लगा हुआ है वो पहले पोजीशन पर है, यहाँ पहले और दूसरे पोजीशन पर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये देखो बेटा मैं नॉर्मल पेंटेन लिख रहा हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल पेंटेन। दूसरा होता है आइसोपेंटेन, CH3, CH और CH3। सेकेंड वाले पोजीशन पर अगर CH3 लग गया तो उसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, आइसो। तो एक है नॉर्मल पेंटेन, एक हो गया बेटा आइसोपेंटेन, और एक हो गया आपके पास एक ही कार्बन पर अगर 4 CH3 जुड़े हैं तो हो गया नियोपेंटेन। पहला है आपके पास नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन। सिंपल सी बात है। देखो बेटा क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन डिफरेंस किसका है, इनके पेरेंट चेन का। इनके पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन, यहां पर 4 कार्बन और यहां पर 3 कार्बन। तो बेटा पेरेंट चेन में डिफरेंस है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहा गया है द नंबर ऑफ कीटोन्स पॉसिबल फॉर C5H10O। तो इधर देखो बेटा हमें कीटोन आइसोमर बताना है। देखो बेटा जो क्लास किए हैं बेटा मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, कुछ एक तरीका बताया था, 1 पर 1, 2 पर 1, फिर याद है 3 पर 2, फिर बेटा 4 पर 4 और फिर बताया था 5 पर 8। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपसे कीटोन आइसोमर पूछा है तो कीटोन आइसोमर में आप लिख लो CO। रिवीजन क्लासेस ध्यान रखिएगा, उसी में बताया है CO। कीटोन बनाना है तो 1 कार्बन पहले आ गया, अब कितने बचे बेटा 5 है, 5 में 1 आ गया, बचे कितने 4। 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 और 3 कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करने का, 2 और 2। अब मैक्सिमम कार्बन देखो तो 3 कार्बन, तो 3 पर 2 आइसोमर और 2 पर 1 आइसोमर, तो टोटल कीटोन आइसोमर कितने बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो भैया अच्छा सवाल है। कहा गया है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूट्स बाय ब्रोमीन। आपको एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना है बेटा, एक ब्रोमीन। इधर देखो दोनों रिंग तो सेम है, अगर मैं इसको A मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, ठीक है, कोई ग्रुप है, उसके जस्ट बाद बेटा ये कौन सा पोजीशन, ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा, ऑर्थो के बाद मेटा और फिर मेटा के बाद हो जाएगा पैरा। टोटल एक रिंग में जैसे 3 पोजीशन है, कौन कौन से, आर्थो, मेटा और पैरा। तो अगर मैं इसको एक ग्रुप मानूंगा तो क्या ये भी हमारे पास आर्थो होगा, ये भी मेटा और ये भी क्या होगा, पैरा। एक आर्थो, मेटा और पैरा। तो कभी भी बेटा हमारे पास जब भी हम चाहे क्लोरीनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ यहां पर आपको क्या करना है, व्हेन 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन हटा के
ब्रोमीन लगाना है तो एक यहां से हटा सकते हो, और बेटा ये तीनों तो कॉमन है तो एक बार आर्थो से, एक बार मेटा से, एक बार पैरा से H हटा के आप Vr लगा सकते हो। तो टोटल कितने पोजीशन, 1 2 3 और 4। कोई भैया ऐसे मत करना 3 3 6 और 1 7, ऐसा नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि आर्थो मेटा पैरा सेम पोजीशन है जो कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है हाउ मेनी इनोलाइज्ड, ध्यान से समझिएगा, कीटोन है और यहां ये ऐसे ग्रुप बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इनोलाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। देखो ये कीटोन है, कीटोन ग्रुप हो गया, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। ये कार्बन क्या 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना चुका है। ये बेटा 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना चुका है, कोई हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 0। जब भी अल्फा की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म। तो पहले तो बेटा इसका कीटो इनॉल फॉर्म दिया है, इसका मैं इनॉल फॉर्म बनाता हूं। सबसे पहले तो बनाओ इसका इनॉल फॉर्म। तो देखो कैसे बनाओगे, यहां एक हाइड्रोजन, इसको दे दो ऑक्सीजन को और इसको इधर, तो भैया एक इसका इनॉल फॉर्म कुछ ऐसे बन सकता है। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे मैं ऐसे बना सकता हूँ। इसके अगर इनॉल फॉर्म की मैं बात करूं तो देखो यहाँ बना दे रहा हूं, H अगर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखो कोई एलिमेंट है उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इधर जाओगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इसको इधर भेज दीजिए, डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर OH और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। इधर देखो बेटा क्या डबल सिंगल डबल, अगर डबल सिंगल डबल आता है तो इसमें हमें क्या मिलने लगेगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है, एक भाई स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला इफेक्ट है। तो बेटा आपसे क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल इनॉल, तो हमारे पास मोस्ट स्टेबल इनॉल कौन होगा, डबल सिंगल डबल, ये हो जाएगा। देखो बेटा कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ भी तो डबल सिंगल डबल है, लेकिन बेटा देखो यहाँ क्या कीटो फॉर्म भी है और हमें क्या चाहिए, इनॉल फॉर्म। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है हाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन। इधर देखो बेटा याद होगा मैंने क्लास में आपको सिखाया है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जरा बताइए बेटा। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में क्या बताया है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढिए, कीटोन ये हो गया अल्फा और ये हो गया अल्फा। बेटा यहाँ D प्लस D2O, तो यहाँ से H हटाना है और D क्या हो भैया, बैठ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखो तो D प्लस और D2O की बात करें, ठीक है, तो D प्लस और D2O की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो यहाँ पर अल्फा कितने हैं, 2 और 2 4, तो बेटा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4, जहां से आप H हटा करके D लगा सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 which of the following कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद करिए बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों और दोनों पर अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, तो बेटा वो क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जरा देखो यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ सारे बॉन्ड सिंगल हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी sp3 और sp3, तो ये तीनों तो शो करेंगे। अब कहा गया है कैन नॉट शो, मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो कि सर ये देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये शो क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ देखो, अगर यहाँ देखोगे तो एक हाइड्रोजन और एक CH3 मिल जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक CH3 मिल जाएगा। क्या ये अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय डाई एथाइल ईथर। ठीक है भैया, डाई एथाइल ईथर ये हो गया, एंड मेथाइल प्रोपाइल ईथर, मेथाइल प्रोपाइल ईथर। बेटा ऐसे याद रखिए, कैसे याद रखते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप हो, उससे अटैच्ड दो एल्काइल ग्रुप हो, और दोनों एल्काइल ग्रुप को मिला करके कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 4 कार्बन होने चाहिए। तो वो क्या शो करता है, मेटामर्स। इधर देखो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है, दोनों को मिला करके कितने कार्बन है, 4। यहां भी दोनों को मिला करके क्या है बेटा, हमारे पास मेथाइल प्रोपाइल है, तो मेथ एथ और प्रो, ठीक है। तो यहां पर दोनों को मिला के भी कितने कार्बन हो गए, 4। तो देखो भैया दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और जो जुड़े हुए हैं सेम फंक्शनल ग्रुप से, और एल्काइल ग्रुप इनके क्या है बेटा, अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के मेटामर्स। क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 3rd। आइए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट, CH3CH2Br एंड CH3CH2CH2Br आर पोजीशन आइसोमर। गलत, ये बेटा पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। पहली बात तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, तो ये आइसोमर ही नहीं होंगे। अगला देखो, कहा गया है द अबव कंपाउंड आर होमोलॉग्स। क्या है बेटा, होमोलॉग्स। याद करिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम, और 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये देखो CH3CH2 CH3CH2, अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का, तो ये क्या है बेटा, होमोलॉग्स। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो 15 का हो जाएगा 3rd, 15 का हो जाएगा 3rd। आइए देखिए आगे कहा गया है व्हिच कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहले में तो डबल बॉन्ड ही नहीं, बेटा शो ही नहीं करेगा। इधर देखो मैंने बताया था अगर क्यूमुलेटिव डाइंस है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ भी इवन नंबर है तो शो नहीं करेगा। यहाँ देखो बेटा क्या ऑड नंबर है और यहाँ पर ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज Z कॉन्फ़िगरेशन। कुछ याद आया, हमने बताया था जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे 1 नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसे 2 नंबर। इधर देखो इस कार्बन से पहला एटम कार्बन है, पहला एटम हाइड्रोजन है, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन 1, तो इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। यहां देखो कार्बन हाइड्रोजन, इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। अगर बेटा साथ साथ में है तो बेटा जुजामीन, इसको Z बोलोगे, अगर अपोजिट है तो एंटेजिन मतलब E बोलोगे। आइए चेक करते हैं जरा, यहां आपसे क्या कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज Z आइसोमर, तो पहला तो Z हो गया। आओ देखो अगला चेक करते हैं, ब्रोमीन होता है एटॉमिक नंबर 35, कार्बन 6, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। यहां देखो इस कार्बन से बेटा 3 CH3 जुड़े हैं, इसके लिए कन्वर्जन बताया था, इसका मतलब एक कार्बन से 3 CH3 जुड़ा है और यहाँ 2 CH3 जुड़ा है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर ज्यादा 1 और इसे 2 नंबर, फिर साथ साथ में है तो क्या हो जाएगा, Z आइसोमर। यहाँ देखो क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन 35 1 नंबर, क्लोरीन 17 2 नंबर। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर एटॉमिक मास पे जाएंगे, तो यहाँ ड्यूटेरियम 1 नंबर, हाइड्रोजन 2 नंबर, फिर साथ साथ में है तो क्या हो गया, Z, मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, 4th आ गया। सब में बेटा क्या आने वाला है, Z आइसोमर। आइए अगला, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C5H10। ये देखो बेटा पहले CnH2n है, मतलब ये है हमारे पास एल्कीन, और एल्कीन है तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और DU में आप क्या पढ़ते हो, क्या बताया है मैंने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड
प्लस नंबर ऑफ साइकिल। तो बेटा इस एल्कीन में या C5H10 के स्ट्रक्चर में आपको एल्कीन भी देखना है और साइक्लिक कंपाउंड भी देखना है। तो आइए देखिए भैया, सबसे पहले हम बनाते हैं पेंटेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। ये हो गया बेटा नॉर्मल पेंटेन। फिर एक होता है आइसोपेंटेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। एक हो गया आइसोपेंटेन, ठीक है। अब बेटा अगर न्यू पेंटेन बनाओगे तो बनाना हो, आपकी इच्छा हो तो बना लो, बट यहाँ डबल बॉन्ड फिट नहीं हो पाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखिए, हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन। तो इसमें डबल बॉन्ड लगाओ, एक पोजीशन तो यहाँ लगा सकते हो एल्कीन बनाने के लिए, ठीक है। और बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जरा अगर आप पेंटेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट तो यहाँ लगा सकते हो, ठीक। तो ये बन गए, एक पहले पोजीशन पर, एक दूसरे पोजीशन पर। अब फिर बेटा यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगाओगे तीसरा समझ के तो बेटा क्या यही बनने लगेगा, तो यहाँ पर पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो इसमें। फिर बेटा आगे देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो भैया तीसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लगा चुके, यहां लगा चुके, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें इन दोनों पोजीशन की, ये दोनों मेथाइल सेम है दोनों, अगर इसको A मान लिया, इसको A, इसको B, इसको C, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो किन्हीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हो, तो यहां लगा दिया। तो बताओ बेटा कितने बने, एक तो ये बना, एक ये बना, दो, एक ये बना, तीन, एक ये बन गया, चार, और इन दोनों में से कहीं एक जगह लगा सकते हो तो एक बन गया पांच। तो पांच तो ये नॉर्मल बने। अब साइक्लिक बनाते हैं। साइक्लिक बताओ, 5 कार्बन के साइक्लिक आइसोमर यहां बनाना शुरू करते हैं। एक तो ये बना सकते हो, एक बताओ क्या 5 कार्बन के लिए ये बना सकते हो बेटा, पहला 5 कार्बन के लिए। फिर 5 कार्बन के लिए ऐसे बना सकते हो 4 और फिर CH3 ऐसे बना सकते हो। फिर बेटा एक ऐसे बना सकते हो CH3 और CH3, यहाँ भी 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग हो गई। फिर बेटा एक ऐसे बना सकते हो CH2 और CH3, और एक बेटा ऐसे भी बना सकते हो CH3 और CH3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल आइसोमर इसमें कितने बन जाएंगे बेटा, 10 बनेंगे। C5H10 के लिए कितने बनेंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, 4th। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है, द नंबर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म्ड बाय C4H10O। देखो बेटा क्या ये ब्यूटेन लिखा हुआ है, C4H10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें 4 कार्बन के लिए तो मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट ऐसे समझिएगा, ठीक है। एल्कोहल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो 4 कार्बन में नॉर्मल ब्यूटेन बना सकते हो और एक बना सकते हो आप आइसोब्यूटेन। अब बताओ ये कार्बन 1 से जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी, ये 2 से जुड़ा है तो हो गया सेकेंडरी, ये भी 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, ये 1 से जुड़ा है तो क्या हो गया प्राइमरी। ये देखो ये कार्बन टर्सरी, ये हो गया 1 डिग्री 1 डिग्री और ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, कभी भी H हटा के OH लगाना है तो पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या यहाँ सिमेट्री दिख रही है, ये देखो यहाँ पर या तो इस पे H हटा के OH लगा सकते हो या तो यहाँ से H हटा के OH लगा सकते हो एल्कोहल बनाते टाइम, तो यहाँ से एक बन सकता है। और इसमें बताओ क्या तीनों पोजीशन सेम है, क्योंकि तीनों ही टर्सरी से जुड़े हुए हैं तो किसी एक जगह आप H हटा करके OH लगा दीजिए। तो बेटा कितने प्राइमरी बनेंगे, तो आप बोलोगे 2 प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें अगर प्राइमरी अल्कोहल पूछा जाए तो एक यहां से बन सकता है, एक यहां से, H हटा करके आपको क्या लगा देना है बेटा OH, बस पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द गिवन बिलो। ये तो बड़ा आसान है, डबल बॉन्ड देख लो, एक डबल बॉन्ड और ये दूसरा डबल बॉन्ड। देखो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ CH2Cl है और यहाँ CH2OH है, तो बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है 2 के पावर n और n होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हो, तो ये अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 के पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया बेटा, 4 हो गया।
20 का हो जाएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कहा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, यहां पर देखो ये सिस आइसोमर दिया है और ये ट्रांस दिया है। ठीक, आप इतना तो पता है कि जो सिस फॉर्म होता है वो कैसा होता है बेटा, पोलर, और यहाँ जो ट्रांस फॉर्म है वो कैसा है, नॉन पोलर, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और इसका म्यू 0 नहीं होगा। क्या ये सब क्लास में बताया है? ठीक है, आप देख सकते हो। तो सिस फॉर्म पोलर है, ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर है, तो सही है। पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस 1,2 डाई ब्रोमो इथीन इज 0, सिस गलत। यहां पर बेटा सिस का उल्टा लिख दिया यार मैंने, यहाँ पर म्यू ट्रांस 0 है और यहाँ सिस डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि बेटा पोलर है ना, तो पोलर होगा तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो कहा गया है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस 1,2 डाई ब्रोमो इथीन इज 0, तो बेटा गलत हो गया, सिस 0 नहीं है, ट्रांस 0 है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ई आइसोमर, वही एंटाजिन और जुजामिन, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर। बेटा क्लोरीन 17 होता है, कार्बन 6, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, साथ साथ में है तो जेड आइसोमर। आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है ई आइसोमर। यहाँ देखो ब्रोमीन 35 1 नंबर, हाइड्रोजन 1 2 नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे 1 नंबर, क्लोरीन 17 1 नंबर, इसे 2 नंबर। देखो बेटा एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ई आइसोमर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, 22 का 4, क्वेश्चन नंबर 22 का 4। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कहा गया है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है भैया, स्टीरियो आइसोमर आपसे पूछा है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे बेटा CHOH और CH3। जरा देखो स्टीरियो आइसोमर में हम डबल बॉन्ड भी देखते हैं और कायरल कार्बन भी देखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा ये तो कायरल कार्बन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब भाई स्टीरियो आइसोमर निकालना है, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, तो हो जाएगा 2 के पावर n, और n होता है, इसको हम बोलते थे SGC, जिसको बोलते हो स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो एक डबल बॉन्ड है और एक कायरल कार्बन है, तो 2 हो गए, 2 के पावर 2 बराबर कितना हो गया बेटा, 4। तो इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा थर्ड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कहा गया बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर A एंड B। ठीक है, वही RS सिस्टम निकालते हैं। सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है बेटा, हॉरिजेंटल पर। यहाँ देखो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है, हॉरिजेंटल पर, वर्टिकल पोजीशन पर नहीं है। तो अगर हॉरिजेंटल पर है तो जो आएगा उसका अपोजिट बोलना है। क्लॉकवाइज R आया तो बोलोगे S, और S आया तो बोलोगे R। देखो आयोडीन सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा 1 नंबर, फिर ब्रोमीन 35 2 नंबर, फिर क्लोरीन 17 3 नंबर, 1 से 2 से 3। क्या क्लॉकवाइज जा रहा है, होना चाहिए R, बोलोगे क्या S, क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है बेटा, हॉरिजेंटल पोजीशन पर। यहाँ आ जाओ, आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर, क्लोरीन 3 नंबर, तो 1 से 2 से 3। क्या क्लॉकवाइज, होना चाहिए R, बोलोगे क्या S। अगर दोनों S आ रहे हैं तो क्या बोलोगे बेटा, आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो 24 का हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया 4। आइए देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कहा गया है मेसो टार्टेरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले ये बताओ बेटा, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें हमें सिमेट्री दिखाई दे, जिसमें क्या दिखाई दे, सिमेट्री। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। पहले ऑप्शन मिल गया, यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। और जहां पर सिमेट्री होगी वो कंपाउंड आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो यहां इन्होंने कहा गया है एक्सटर्नल कंपनसेशन, गलत, इंटरनल होता है इसमें क्या होता है, इंटरनल। एसिमेट्रिक कार्बन, सही है, एसिमेट्रिक कायरल कार्बन है बेटा, दो हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से, सॉरी मॉलिक्यूलर सिमेट्री है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो इस सिमेट्री की वजह से मेसो टार्टेरिक एसिड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। फिर देखिए बेटा, दो कायरल कार्बन दिए गए हैं और दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 के पावर n, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, 2 है, तो बेटा 2 के पावर 2 4 आंसर हो जाएगा। कायरल कार्बन आप समझते हैं, ऐसा कार्बन जिससे अटैच चारों ग्रुप क्या हो बेटा, अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा, इसको समझाता हूं आपको। RS, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होता है 2R 3S क्या है, ये बेटा नंबरिंग से देख लेते हैं। जैसे 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 4। समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा इसको बना ले रहा हूँ। COOH, फिर कार्बन H और यहाँ CH3, फिर बेटा यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है CH2OH। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ देखो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप हाइड्रोजन है, जो कहाँ है बेटा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जो आएगा उसका हमें क्या कर देना होता है, अपोजिट। अब बताओ, इस कार्बन से पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, क्या कार्बन 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 हटा सकते हैं। अब देखो दूसरा एटम है ऑक्सीजन, यहाँ दूसरा एटम हाइड्रोजन और यहाँ दूसरा एटम ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी हटा सकते हैं बेटा। फिर अगला, इस कार्बन से तीसरा एटम कार्बन आएगा लेकिन तीसरा एटम ऑक्सीजन आएगा, तो इसको दोगे 1 नंबर, इसको दोगे 1 नंबर, ओवरऑल को दोगे 2 नंबर और इसको दे दोगे बेटा 3 नंबर। तो कैसे रोटेट किया, 1 से 2 से 3, क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, होना चाहिए S, लेकिन बोलोगे क्या R, क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप है वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो होना चाहिए S, बोलोगे R। अब यहां आ जाओ, देखो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप यहाँ भी हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो आएगा बेटा उसका अपोजिट बोलना है। ऑक्सीजन 8 होता है यहाँ पर, यहाँ कार्बन 6, तो इसको 1 नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, ये कार्बन, ये दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा क्या, अब इन दोनों को कंपेयर करो, इस कार्बन से इस कार्बन को उड़ा दिया, अगला है इसका ऑक्सीजन लेकिन इसका अगला कार्बन, तो इसको 2 नंबर और ओवरऑल को 3 नंबर। तो 1 से 2 से 3 क्या क्लॉकवाइज जा रहा है, होना चाहिए R, लेकिन बोलोगे क्या S, तो एक होगा R और एक होगा S, तो 2R और 3S ये होना चाहिए बेटा, 2R और 3S। 27 का आ जाएगा हमारे पास थर्ड आंसर, ठीक है। आ जाओ बेटा अगला। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया है which one of the following is not chiral, कौन सा कायरल नहीं है। तो स्ट्रक्चर बना के चेक करो, मैं तो थर्ड देख ले रहा हूँ, 3 ब्रोमोपेंटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 1 2 3 पर क्या लगा दिया, Vr लगा दिया, तो यहाँ H। देखो बेटा ये और ये अलग अलग है लेकिन ये दोनों क्या हो गए, सेम, तो ये कायरल कार्बन यहाँ पर नहीं है, तो इसने कहा है नॉट कायरल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कहा गया है इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ध्यान से समझिएगा बेटा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट
ध्यान से समझना, प्लेन पोलराइज लाइट का यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेटा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे, बाई अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट थ्रू इट इज अ कायरल। ध्यान देना, मतलब अभी एक एग्जांपल पढ़ा था, मैं टार्टेरिक एसिड ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा, टार्टेरिक एसिड ये ले लिया, जरा बताओ क्या यहाँ कायरल है? ठीक है भैया, कायरल है, लेकिन बेटा इसने कहा है नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते वो होते हैं ऑप्टिकली, हाँ वेरी गुड, इनएक्टिव। क्या होते हैं? इनएक्टिव। तो ये क्या है बेटा, मेजो, और मेजो कंपाउंड कैसा है, इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव है, लेकिन इसके पास कायरल कार्बन है। देखो कहा गया है थ्रू इट इज अ कायरल, तो बेटा मे मीन्स दैट, तो कंपाउंड इज सर्टेनली मेजो। इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है एथेनॉल कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमर। एथेनॉल, तो मेथ एथ, ठीक है, ये हो गया एथेनॉल। सही है बेटा, क्योंकि अगर इसमें OH लगाना भी चाहोगे, यहां से हटा के अगर यहां लगाओगे तो CH2OH और CH3, ये देखो क्या वही बन गया। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि एथेनॉल कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेंगे क्योंकि बेटा पोजीशन सेम आ जाएगा। अगला क्या कहा गया है, एल्कोहल डू नॉट शो पोजीशन आइसोमर, ये तो गलत हो जाएगा यार, क्योंकि अल्कोहल पोजीशन आइसोमर शो कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ लिख दिया CH3 CHOH और CH3। ये देखो बेटा 1 2 3 पहले पोजीशन पर OH लगा है, यहाँ 1 2 3 दूसरे पोजीशन पर OH लगा है, तो बेटा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। इसने कहा है अल्कोहल डू नॉट शो पोजीशन आइसोमर, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है, स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत है। तो बेटा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आ गया सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कहा गया द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। एल्कोहल ढूंढो। एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2O। ये देखो बेटा पहले ही हो जाएगा, C4H10O। अगर देखना चाहते हो तो देख लो, CH3O C3H7 ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ C2H5O C2H5। मेटामर्स के लिए क्या बताया मैंने कि भाई मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए, और उनके एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए जो अटैच्ड हो सेम फंक्शनल ग्रुप से, कहलाते हैं मेटामर्स, और पूरी घटना आपकी कहलाती है मेटामेरिज्म। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 31 का फर्स्ट हो जाएगा C4H10O। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कहा गया है which among the given molecule can exhibit tautomerism। बेटा इसके लिए तरीका मैंने क्या बताया था कि ब्रिज हेड हाइड्रोजन, ये जो है ये ब्रिज हेड कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन्हें क्या बोलते हो, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। क्या बताया था, ब्रिज हेड हाइड्रोजन पर जो हाइड्रोजन है, ब्रिज हेड हाइड्रोजन, वो कभी भी टाटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर बेटा ब्रिज हेड पोजीशन पर देखोगे तो यहाँ पर कोई चीज स्टेबल नहीं होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अगर देखोगे तो वो भी स्टेबल नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन कभी भी टाटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसने कहा है which among the given molecule can exhibit, ये देखो कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, इधर गए ब्रिज हेड, इधर गए ब्रिज हेड, तो ये तो शो नहीं करेगा। यहां देखो कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर गए बेटा ब्रिज हेड, ये शो नहीं करेगा। लेकिन इधर गए तो देखो 1 2 3 4 ब्रिज हेड नहीं है, लेकिन चारों बॉन्ड कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। मतलब बचा क्या, कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर गए तो ब्रिज हेड,
शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ बेटा 2 हाइड्रोजन है जो शो कर जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। कहाँ है? थर्ड ओनली। यहाँ पर 32 का हो जाएगा फर्स्ट। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 33। कहा गया है द नंबर ऑफ ईथर आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। वही क्लास वाली चीजें याद करो, रिवीजन क्लास वाली। ईथर के लिए O लिखो भैया, और यहाँ इसने कह दिया है साइक्लिक नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चरल बनाना है, तो C4H10 4 कार्बन। ईथर के लिए O लिखा, 2 वैलेंसी फ्री। 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1 और 3 कर सकते हो। दूसरा तरीका बेटा 2 और 2 कर सकते हो। तो देखो 3 पर बनेगा 2 आइसोमर और 2 पर बन जाएगा 1 आइसोमर, तो ईथरिक आइसोमर बनेंगे टोटल 3। ये स्ट्रक्चरल की बात हो रही बेटा, साइक्लिक की बात नहीं हो रही। तो 33 का जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया बेटा? सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखो गिवन 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। कहा गया है which of the given compound can exhibit tautomerism? Can exhibit tautomerism। अब ध्यान से समझो, कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इधर तो शो नहीं करेगा, लेकिन ये देखो ये हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहला शो करेगा। यहाँ देखो कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है वो टाटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इधर गए तो डबल बॉन्ड, इधर गए ये कार्बन, 1 2 3 4, क्या चारों बॉन्ड बेटा बन गए? कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन एक तरीका और बताया था, क्या ये स्पेस टाटोमर शो कर जाएगा? यहाँ पर हमने बताया था अगर ये कीटोन है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है, तो अगर अल्फा आपका अनसैचुरेटेड है देन वी यूज गामा हाइड्रोजन इन टाटोमेरिज्म। तो बेटा इसमें तीनों आइसोमर शो कर जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में हमने बेटा स्पेस टाटोमर पढ़ाया है। स्पेस टाटोमर में क्या होता है? नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से, जाते हैं लास्ट वाले कार्बन तक। लास्ट वाला कार्बन बेटा हमारे पास ऑड होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन उस पर sp3 होना चाहिए। डबल को करते हैं सिंगल, सिंगल को करते हैं डबल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 35। कहा गया है which one of the following pair represent स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर बेटा तो हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को ही बोलेंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, 35 का सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। कहा गया है which of the following compound will exhibit ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो ऐसे पहचान लिया करो, 2 इन वाले कंपाउंड, और 2 इन आपको एक ही दिखाई दे रहा है, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड। अब देखो बना के देख लेते हैं। 1 फेनाइल 2 ब्यूटीन मेथ एथ प्रोप ब्यूट 1 2, 2 पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। 1 फिनाइल तो 1 पर पीएच लगा दिया। अब बेटा यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है। H और CH3 अलग अलग, H और CH2PH अलग अलग। देख लो बेटा अलग 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 अलग, ठीक है, अलग अलग हैं, तो ये क्या शो कर जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 37। कहा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, जितने एल्कीन दिए गए हैं उसमें देखना है दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या कायरल कार्बन देखते हैं? तो कायरल कार्बन आपको चेक करना है, ठीक है, तो सारे स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगा। 37 का बेटा आंसर है फोर्थ, आंसर है फोर्थ। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। 3 मेथाइल 1 पेंटीन मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, ठीक है, 1 पेंटीन, तो 1 पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। 3 मेथाइल 1 2 3, 3 पर क्या लगा दिया? CH3। आगे देखो CH2 और CH3, यहाँ पर बेटा H, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल हो गया। अगर कायरल है किसी कंपाउंड के पास तो वो क्या है भैया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 38। कहा गया है बेटा द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2 इन ढूंढो, क्या देखो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या बनाना है यार इसमें? आइए क्वेश्चन नंबर 39। ये देखो बेटा
RS सिस्टम, ये COOH लिखा हुआ है, यहाँ पर डैश फॉर्म में लगा हुआ है OH और बेज पोजीशन पर लगा हुआ है यहाँ पर H। अगला देखो, डैश पोजीशन पर यहाँ लगा हुआ है H और बेज पोजीशन पर यहाँ पर लगा हुआ है बेटा OH और यहाँ भी है COOH। आइए देखिए, अगर सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप डैश पोजीशन पर है तो जो आएगा वही बोलोगे। सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप अगर वेज पोजीशन पर है तो जो आएगा उसका अपोजिट बोल दोगे। तो इधर देखो, इस कार्बन से पहला एटम ऑक्सीजन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, तो भैया ऑक्सीजन को 1 नंबर दे दिया। अब देखो, कार्बन कार्बन को उड़ा दिया, अगला है ऑक्सीजन, अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन उड़ा दिया। तीसरा एटम है ऑक्सीजन, यहाँ देखो 1 2 3, तीसरा कार्बन, तो मतलब इसको 2 नंबर और ओवरऑल को 3 नंबर। तो 1 से 2 से 3, क्या क्लॉकवाइज डैश पर है तो बोल दोगे R। एक आ गया आपके पास R। यहाँ आ जाओ बेटा, ऑक्सीजन 1 नंबर, अब COOH 2 नंबर दिया था तो इसको दे दो 2 नंबर और ओवरऑल को 3 नंबर। तो 1 से 2 से 3, क्या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो बेटा होना चाहिए S। लेकिन सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप वेज पोजीशन पर है तो उल्टा बोलना है, बोलोगे R। तो दोनों होगा R, R। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, ये देखो बेटा, कहा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द 3 मेन कन्फर्मर। एक है इक्लिप्स्ड, एक है एंटी और एक है गॉच। 2 फ्लोरोएथेनॉल, ठीक है भैया, तो मेथ एथ ये हो गया एथेनॉल, ठीक है, और 1 2 पर फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। देखो बेटा, एक को मानो अल्फा और एक को मानो बीटा। अल्फा को हम फ्रंट कार्बन लिखते हैं जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके साथ है OH, अल्फा के साथ में 2H ऐसे लगा दिया। बीटा के लिए सर्कल बना दोगे, ठीक है, इसके साथ है फ्लोरीन। अब देखो, अगर फ्लोरीन यहाँ लगाते हो तो इसे बोलते हो एंटी पोजीशन, रिपल्सन कम रहेगा। लेकिन बेटा अगर फ्लोरीन यहाँ लगा देते हो तो इसे बोलते हो गॉच पोजीशन। तो यहाँ फ्लोरीन मैं पहले लगा रहा हूँ, बाकी दोनों H को यहाँ लगा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर गॉच फॉर्म क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये कौन सा फॉर्म है? गॉच फॉर्म। उसके बाद कौन होगा? एंटी, और सबसे कम कौन सा होगा? इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो बेटा आंसर कौन सा होगा? थर्ड हो जाएगा, इक्लिप्स्ड, एंटी और गॉच। तो 40 का बेटा कौन सा आंसर आ जाएगा? 40 का आ जाएगा थर्ड, 40 का आ जाएगा थर्ड। इक्लिप्स्ड पता है ना, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है इक्लिप्स, ठीक है। तो अगर बेटा जैसे हमारे पास 60 पर क्या हमारे पास आ जाता है? स्टैगर्ड। 0 एंगल पर क्या आ जाता है? इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो 0 पर क्या होगा? पास होंगे, पास होंगे तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कहा गया द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो भैया इधर देखो, यहाँ पर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अब देखो बेटा, ऐसे देखोगे तो ये कायरल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ CHCl CH3 CHCl CH3। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ देखो भैया 2 कायरल से घिरा हुआ है, तो इस कार्बन को हमने क्या बताया था? इसे बोलोगे सूडो कायरल। क्या बोलोगे बेटा? सूडो कायरल, झूठा कायरल। तो जरा बताओ, सूडो कायरल है, कितने हो गए? अब n की वैल्यू कितना लेके चलोगे? 3। और आपसे पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। क्या पूछा है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2 के पावर n माइनस 1/2। तो 2 के पावर n है 3 माइनस 1/2। तो बेटा 2 के पावर 3 माइनस 1, ये 2/2। अब बेटा यहाँ आएगा 2 के पावर 1 बराबर 2। तो आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 41 का आ जाएगा बेटा फर्स्ट, 41 का आ जाएगा फर्स्ट। एक और खासियत ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ जो क्लास में लिखाया है कि अगर किसी कंपाउंड के पास, ये तो भाई सूडो कायरल हो गया, झूठा कायरल, अगर किसी कंपाउंड के पास 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है, स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड के पास 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है
ठीक है, तो उसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे 3, जिसमें हमारे पास 2 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव और 1 होगा इनएक्टिव। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमसे क्या पूछा है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो कौन सा होगा, सेकंड। कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो 2k पावर n-1/2 से। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कहा गया है अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, साथ में है 3 चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हैज द मॉलिक्यूलर वेट इज 44। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44। ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसका हमें क्या कराया जा रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। इट कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 60। इधर मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 44। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है, 60। द ओरिजिनल कंपाउंड, तो देखो बेटा क्या, CH3CHO, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, COOH का। जरा दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कार्बन 12 और 12 24, एक हाइड्रोजन का 1, 3 और 1 4, तो 4 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16। जोड़ो भैया, तो 24, यहाँ 16 4 20 और यहाँ पर 24, क्या बेटा 44 आ गए। और यहाँ पर अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 60। ये देखो 44 से 60 जा रहे हैं, तो ओरिजिनल कंपाउंड आपका क्या होगा, एक एल्डिहाइड हो जाएगा। तो 42 का हो जाएगा फर्स्ट। आइए देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 43, कहा गया है C7H8O सो हाउ मेनी आइसोमर। बेटा एरोमेटिक आइसोमर दिया गया है, तो ये देखो भैया C7, तो बेटा O है, यहाँ पर H है, तो पहले आप एल्कोहल बनाओ CH2OH। ये देखो बेटा 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हाइड्रोजन है, 8, तो 1 2 3 4 5 2 7 और 1 8। अब एल्कोहल बना है तो बेटा एक ईथर भी बनेगा, तो OCH3 बना दिया। ठीक है, एक क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, फिनॉल बनाया OH। ठीक है, अभी कार्बन कितने लगे हैं बेटा, टोटल हमारे पास 7 होने चाहिए, 6 लगे हैं, तो एक बार CH3 को मैंने लगाया आर्थो पर। ठीक है, एक बार बेटा CH3 को लगा दिया मैंने मेटा पर, और एक बार CH3 को कहाँ लगा दोगे आप, पैरा पर। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो आइसोमर कौन सा होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कहा गया है ऑप्टिकल रोटेशन। पहले तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मैं यहां लिख रहा हूं CH3 C Cl और H, फिर यहाँ है C, यहाँ पर Cl और यहाँ पर बेटा CH3 और यहाँ पर H। चलो भैया कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप वर्टिकल पर। तो हॉरिजॉन्टल पर है, जो आएगा उसका अपोजिट बोलना है। तो क्लोरीन होता है 17, 1 नंबर। ठीक है, कार्बन 6, कार्बन 6, तो ये और ये तो हो गए कैंसिल। अगला है हाइड्रोजन, लेकिन अगला जाओ इधर कार्बन जाओ, इधर क्लोरीन, इधर ज़्यादा मिलेगा, तो इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, तो 1 से 2 से 3। क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, होना चाहिए S, लेकिन बोलोगे क्या R, क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है बेटा, हॉरिजॉन्टल पर। यहाँ देखो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल पर। जो आएगा हमें वही बोल देना है। तो क्लोरीन 17, 1 नंबर। यहाँ देखो कार्बन कितना है, 6, कार्बन 6, कार्बन कार्बन उड़ा दिया। अगला क्या है बेटा, अगला क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर अगला हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, तो 1 से 2 से 3। क्या एंटी क्लॉकवाइज, जो आ रहा है वही बोल दोगे। तो एक है R और एक है S, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इनका नेट रोटेशन कितना आने वाला है बेटा, 0 आने वाला है। तो ऑप्टिकल रोटेशन इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कहा गया है द हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 methyl ब्यूटेन। तो मेथ, एथ, ठीक है, प्रोप,
और यहाँ पर देखो 2 मेथाइल, तो 2 पर CH3 लगा दिया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन है ना, तो बेटा ये बना दिया मैंने ब्यूटेन। ध्यान से समझिएगा, 1 2 पर CH3 लगा दिया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो गया बेटा 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब ध्यान से समझो, क्लोरीनेशन कराना है, कभी भी पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसको मान लिया A तो इसको मानोगे B क्योंकि अलग है, इसको माना C ये भी अलग है। अब बेटा ये दोनों सेम है तो चाहे इसको D मान लो चाहे इसको D मान लो। टोटल हमारे 4 पोजीशन है जहां से H हटा के आप Cl लगा सकते हो। तो बेटा पहले A से हटाओ, तो यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 और फिर CH2Cl। यहाँ कायरल जनरेट नहीं हुआ। आपसे क्या कहा गया है, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड। ठीक है, अब B से हटाओ, तो जब B से H हटा के Cl लगाओगे, CH3 CH CH3 और फिर बेटा CHCl और CH3। ये देखो यहाँ से एक H हटाया और Cl लगा दिया, ये चारों ग्रुप अलग अलग, तो एक तो ये बन गया बेटा एक कायरल कंपाउंड। अब बेटा C से हटाओ, जब C से हटाओगे तो देखो ये दोनों सेम रहेंगे तो यहाँ कायरल नहीं होगा। अब D से हटाओ, तो D से मैं हटा के दिखा रहा हूँ CH2Cl, यहाँ से H हटाया Cl लगा दिया। फिर अगला क्या है CH CH3 फिर बेटा CH2 और CH3। ये देखो जब यहाँ से H हटा के Cl लगाया तो यहाँ कायरल जनरेट नहीं हुआ, यहाँ हो गया CH2Cl H CH3 और C2H5 क्या अलग अलग हैं, तो बेटा कायरल। तो टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे, तो आप बोलोगे 2 कंपाउंड बनेंगे। तो 45 का हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। ओके बेटा, तो ये पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू। अंकुर बहुत तेज लगा रहे थे तुम।